नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा अध्याय 9 का तक कंप्लीट हो चुका था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13। इवन मैं आपको अध्याय 14 तक कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ये 10 से लेकर 14 तक की जो अध्याय हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के जो आने की संभावना है वो भी बहुत ना के बराबर है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं और 511 धाराओं में से एग्जामिनर सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाने हैं एग्जामिनर को। तो वो जो इम्पोर्टेंट हैं या जिन बेसिस पे यानी जिन धाराओं के बेस पे अभी रिसेंट में केस वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन वहाँ से उठाएगा, ना कि ऐसे नॉर्मल से पढ़े हुए मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं इन अध्याय में, इन चैप्टर्स में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ फिर कल मैं आपको ये बताऊंगा अध्याय 16, जिसमें है जीवन से संबंधित अपराध, यानी किसी की आप मृत्यु कारित कर देते हैं या वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, उससे संदर्भ में जो भी है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीवन से संबंधित अपराध। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको अध्याय 15 तक बताऊंगा, धर्म से संबंधित अपराध तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं अध्याय 10। अध्याय 10 में आ जाता है लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध, यानी लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के विषय से संबंधित अपराध। ये हो जाता है आपका 172 से धारा 172 से 190 तक। इसके बाद में अध्याय 11, यानी इसमें आ जाता है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके बाद अध्याय 12 सिक्कों या सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध, जैसे कि अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य, यानी कि आप सबने देखा होगा कि मतलब मिथ्या होता है मतलब गलत। ठीक है, गलत प्रमाण यानी सबूत। ठीक है, यानी गलत सबूत देने से संबंधित अपराध है, वो अध्याय 11 में है। अध्याय 12 में सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध, यानी कि किसी का आपने जो सरकारी स्टाम्प होती है, आप सबने देखा होगा, जब हम कहीं किसी अपने कोई डॉक्यूमेंट को ऑथराइज़ करवाने जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टाम्प लगाई जाती है, एक मुहर लगाई जाती है। वो मुहर मतलब मार्केट में 10-10 रुपये, 15-15 रुपये में मिल जाती है। तो अगर हम जैसे उसके पास ना जाके 15 रुपये में अपनी स्टाम्प दूसरी लेके खुद ही घर पे साइन मतलब मुहर मार लेते हैं, तो वो एक तरह से इलीगल है, क्योंकि हम उसके लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, 15 रुपये में बाहर से मुहर ले ली और हमने मार ली अपने डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो डॉक्यूमेंट तो लीगल हो जाएगा, लेकिन हमने जो कार्य किया वो इलीगल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में अध्याय 13 में हो जाता है बांटों और मापों से संबंधित अपराध। आप सबने देखा होगा कि जो मतलब किराने वगैरह की दुकान होती है उसमें जो बांट वगैरह रखे होते हैं, अब तो खैर सारा मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह आ गए हैं, तराजू जो होती है। पहले क्या बांट चला करते थे, जिसमें बांटों में मतलब लोच रहा करती थी, यानी कि 200 ग्राम का कोई बाट है या 1 किलो का बाट है, तो लीगली कहीं ना कहीं वो बाट 900 ग्राम का ही रहा होता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करता है, जब जैसे आप उससे सपोज चीनी लेने गए, तो आपने तो उसको 1 किलो चीनी के पैसे दिए, लेकिन उसने बदले में आपको जो चीनी दी वो उसने सिर्फ 900 ग्राम दी। अब देखने में तो उसने 1 किलो का बाट रखा है और आपको भी लग रहा होगा कि हाँ मैं 1 किलो चीनी दी है, बट उसने बेईमानी कर ली 100 ग्राम चीनी की। ठीक है, तो एक इस तरीके से उसने 100 ग्राम चीनी कम देके आपको पूरे 1 किलो के पैसे ले लेता था। तो ये कहीं ना कहीं अध्याय 13 के अंतर्गत अपराध होता था। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इसके बाद में अध्याय 15 में आ जाता है धर्म से संबंधित अपराध। ठीक है, इसमें 4 धाराएं हैं, मैं आपको सिर्फ 3 बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं पहले शुरू करता हूँ अध्याय 10 में। अध्याय 10 में धाराएं तो इसने बहुत दे रखी हैं 172 से 190 तक, बट आपको इतनी नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ 2 धाराएं पढ़नी है अध्याय 10 में। एक तो धारा 186, धारा 186 में बोला गया लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। ठीक है, जैसे कोई सरकारी व्यक्ति है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अब उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति ड्यूटी नहीं करने दे रहा है। जैसे कि कल को आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, आप इंस्पेक्टर बनने के किसी गांव में किसी मुजरिम को पकड़ने जाते हैं। अब वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उस मुजरिम के सपोर्टर या कोई अन्य लोग जो कि आपको उस व्यक्ति को पकड़ने नहीं देना चाहते हैं, तो वो आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने या तो उसको भगा दिया या छुपा लिया या आपसे लड़ने लगे हैं। तो एक तरह से आप तो सिर्फ मुजरिम को पकड़ने गए थे, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे कुछ भी करे। ठीक है, तो उसको पकड़ने गए, लेकिन
वहाँ के जो भी लोग हैं उन्होंने आपके कार्य में बाधा डाली, उसको पकड़ने नहीं दिया। तो इस तरह से धारा 186 के अंतर्गत वो लोग जो उस अपराधी को पकड़ने नहीं दे रहे हैं वो धारा 186 के अंतर्गत अपराधी होंगे और उनके ऊपर ये धारा 186 लगेगी, जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि इन लोगों ने मुझे मेरे कृत्यों के निर्वहन करने में बाधा डाली है और अपराधी को भगाया है, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद में धारा 188, धारा 188 में साफ लिखा है लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से आदेश की अवज्ञा। ये क्या है? सिर्फ 2 धाराएं आपको इसमें याद रखनी है अध्याय 10 में, 186, 188। ठीक है। 188 में बोल रहा है लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से आदेश की अवज्ञा। जैसे कि आपके किसी सीनियर ने आदेश दिया है कि फलाने नेताजी आ रहे हैं, आपको उनकी ड्यूटी करनी है, मतलब उनकी सिक्योरिटी में आपको रहना है, या उनके साथ में आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझको जो वर्दी मिली है, मुझको जो यूनिफॉर्म मिली है वो जनता की सेवा के लिए मिली है। ठीक है। अब एक तरह से आप भी सही हैं, लेकिन आदेश दिया है आपके सीनियर ने तो वो भी आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाएं। यदि आपके सीनियर ने आपको आदेश दिया है और यदि आप सरकारी जॉब में हैं, इवन सरकारी का ये तो प्राइवेट में भी होता है हालांकि, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसके आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो जाता है धारा 188 के अंतर्गत। जैसे कि आपका जो सीनियर एसएसपी है, एसएसपी ने आपको आदेश दिया है कि आज आपको ना सपोज़ आगरा का ले लेता हूँ, भगवान टाकीज़ पे आपको ड्यूटी देनी है, मतलब चौराहे पे, वाटर वर्क्स टैंक की चौराहा है उस पर आपको ड्यूटी देनी है। अब आप बोल रहे नहीं सर, हमारी जो ड्यूटी है वो तो जो हमारा ताजमहल के पास में जो चौकी है उसमें, और आपने उसके आदेश की अवज्ञा कर दी, तो इस संदर्भ में वो आपको सस्पेंड भी कर सकता है, क्योंकि आपने आपके सीनियर ने आपको आदेश दिया था कि आपको वहाँ पे जाके ड्यूटी देनी है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि अब बहुत से ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है अध्याय 10 हो गया, अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या बोला था? मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य बनाना। ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये 3-4 धाराएं याद रखनी है। धारा 191 इसमें दिया गया है मिथ्या साक्ष्य। ठीक है। 191 ध्यान रखना है, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या यानी गलत, साक्ष्य यानी प्रमाण या सबूत। ठीक है। यानी गलत सबूत देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी स्टाम्प वाला, जो आपने इलीगली स्टाम्प बना लिया और वो प्रोसीड कर दिया, यानी वो प्रोवाइड कर दिया किसी व्यक्ति को। अब उस व्यक्ति को क्या पता कि ये लीगल है या इलीगल, या ये सच है या झूठ, लेकिन वो तो जब उसकी जांच होगी डॉक्यूमेंट की तब पता चलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है जिसमें ये स्टाम्प लगी है, ये डॉक्यूमेंट गलत है। आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह पे कब्जा कर लेते वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाता है धारा 191 गलत सबूत देना। इसके बाद में धारा 192, धारा 192 ये 2-3 धाराएं आपको ध्यान रखनी है। धारा 192 बोल रहा है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। गढ़ना का मतलब है मिथ्या साक्ष्य बनाना, गलत सबूत बनाना। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा आपको बस इतना ध्यान रखना है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य बनाना। गढ़ना का हिंदी होता है ज़्यादा थोड़ा, मतलब बेसिकली हमारी बोलचाल की भाषा में बनाना। ठीक है, गलत सबूत बनाना। इसके बाद में धारा 193 में दिया गया है, आप अगर गलत सबूत बनाते हैं, गलत सबूत कोर्ट में पेश करते हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए जो दंड है ना वो दिया गया धारा 193 में। ठीक है। इसके बाद में धारा 201, धारा 201 में बोला गया है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन। जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने कहीं पे मर्डर हो गया, मतलब मर्डर हुआ है गन से या चाकू से ले लेते, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे क्राइम पेट्रोल वगैरह में दिखाया जाता है चाकू से ही दिखाया जाता है। ठीक है। तो चाकू से हुआ मर्डर। अब मर्डर करने वाला आपका सगा संबंधी है, आपका जानकार है, आपका मित्र है, आपका रिलेटिव है, कुछ भी है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि ये बच जाए। ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि इसको बचना चाहिए। ठीक है। यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आपने क्या किया, उसने मर्डर किया, उसके बाद में उसने उस चाकू को कहीं छुपाया, लेकिन वो चाकू आपको पता है ये आज नहीं तो कल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चाकू मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, उस चाकू को वहाँ से उठाया और आपने कहीं दूसरी जगह पे, आपका उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था, मर्डर किसी और ने किया, मर्डर किसी और का हुआ, आप सिर्फ बीच में आपका और संबंधी था,
तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा बचाने के चक्कर में आपने उस चाकू को लिया और कहीं अन्य जगह छुपा दिया, जिससे कि पुलिस सॉरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो शब्द मतलब जो चाकू है वो नहीं मिल पाए। तो इस तरह से ये हो जाता है कि उस सबूत को आपने विलोपन किया, उस सबूत को आपने छिपाया। तो ये इस तरह से आप भी धारा 201 के अंतर्गत अपराधी हो जाएंगे। आई होप कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपने उस सबूत को छुपाया, उस सबूत का विलोपन किया, तो आप धारा 201 के अंतर्गत आप भी अपराधी हो जाएंगे और सह अपराधी बन जाएंगे। ठीक है, धारा 302 के अंतर्गत भी आप सह अपराधी बन जाएंगे यदि आपने ऐसा काम किया। तो यदि आपके आसपास कुछ ऐसा होता है तो ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसके बाद में आ जाता है एक धारा 228। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये धारा 229 तक जाता है अध्याय 11। ठीक है, अब धारा 228 में आ जाता है न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का अपमान या कार्य में बाधा डालना। यहाँ पे क्या था, लोक सेवक के लोक कृत्यों में बाधा डालना। धारा 186 में था लोक सेवक के लोक कृत्यों में बाधा डालना, लेकिन धारा 228 में क्या, न्यायिक कार्रवाई में। न्यायिक कार्रवाई यानी न्यायिक कार्रवाई कौन करता है, जज। ठीक है, इवन कभी कभी हमारी पुलिस भी न्यायिक कार्रवाई करने लगती है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे जो छोटे छोटे अपराध होते हैं उनमें पुलिस ही जमानत दे देती है, वहाँ पे ये सब हो जाता है। सबको पता होगा यार क्या बताने वाली बातें हैं। तो जैसे न्यायिक कार्रवाई होती है, जैसे कोई जज है, वो जज कोर्ट में बैठा किसी केस पे निर्णय देने वाला है, किसी केस को सुन रहा है। ठीक है, किसी केस की सुनवाई चल रही, वहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति जाता है दारू पी के, मतलब एक तरह से उसके कार्य में बाधा डाल रहा है, उसको कार्य नहीं करने दे रहा है, उसको धमका धमकू रहा है। तो इसके तहत यानी धारा 228 के तहत वो व्यक्ति जो न्यायिक कार्रवाई में बैठे व्यक्ति यानी उस जज को उसके कार्यों के निर्वहन करने में मतलब निर्वहन नहीं करने दे रहा है, तो वो व्यक्ति अपराधी हो जाएगा धारा 228 के अंतर्गत। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अध्याय 10 में सिर्फ आपको 2 धाराएं पढ़नी, 186 188। 186 में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। अध्याय धारा 88 मतलब उसके आदेश की अवज्ञा सीनियर्स के। धारा 191 ये आ जाता है अध्याय 11। अध्याय 11 में है मिथ्या साक्ष्य गणना या मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराध। 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 201 सिर्फ 201 ये इंपॉर्टेंट, ये 5। ठीक है, आपको सिर्फ यही रखनी है। मैंने आपको पहले बताया 511 धाराओं में उसको सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाने। 2 क्वेश्चन अब लुंजू पुंजू तो उठाएगा नहीं, थोड़ा जो रहे हैं रिसेंट डेज में या जो इम्पोर्टेंट है जिन पे ज़्यादा केस बने वही उठाएगा। ठीक है, ये क्लियर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन। आफ्टर दैट धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे व्यक्ति के बैठे लोक सेवक का अपमान करना या उसके कार्य में बाधा डालना। ओके, क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आई होप। इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में है सिक्के से संबंधित अपराध। ठीक है, सिक्के से संबंधित अपराध अध्याय 11, जिसमें आपको बस 2 धाराएं पढ़नी है, धारा 230 और धारा 231। ठीक है, 1 मिनट। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्प। ठीक है, इसमें मतलब जो सरकारी स्टाम्प है वो भी सिक्के वाले में आ जाए, थोड़ा कन्फ्यूजन था, इससे देख लिया। ओके, तो इसमें आपको बस 4 धाराएं पढ़नी है, सॉरी 3 धाराएं। धारा 230 इसमें दी गई है सिक्के की परिभाषा, मतलब सिक्के की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, जो भी फलाना ठिकाना होता है उन सब का एक्सप्लेनेशन है वो धारा 230 में। आपके हाथ में जो सिक्का होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिक्के की परिभाषा 230, क्योंकि ऐसे ही नहीं, क्योंकि जैसे कि सिक्का जिस धातु का बनता है, जो आप सबको पता था, वो पागल बादशाह तुगलक, उसने क्या किया था, उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। चमड़े के सिक्के क्या था, अब हर आदमी घर में चमड़ा होता था उस समय, तो हर घर में ही सिक्के बनने लगे, तो इससे उसकी थोड़ी जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी। इस वजह से धारा 230 में मौजूदा समय में सिक्के की परिभाषा दी गई है कि सिक्का किस धातु का होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई, मोटाई जो भी है वो कितनी होगी, और वो ऑथराइज किसके द्वारा होगा। ठीक है, धारा 230 सिक्के की परिभाषा, कोई टेंशन नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आ रहा है यार 230, हाँ अब देखो, धारा 230 सिक्के की परिभाषा। धारा 231 सिक्के का कूटकरण। ओके, कूटकरण यानी कि सिक्के की जो बनावट है, मतलब इसमें परिभाषा है कि किस चीज़ को आप सिक्का मानेंगे, और इसमें उसके
जो एक तरीके से उसकी जो बनावट का एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है धारा 231। इसके बाद में धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, मैंने आपको बताया था सरकारी स्टाम्प वाला। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें, कुछ नहीं करना आपको, बस 230 याद रखना है। 230, 31 और 55। 230 में सिक्के की परिभाषा, 231 सिक्के का कूटकरण, 255 में सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में है मतलब एक तरह से जो बाँट मतलब नाप जोग वाले जो बाँट वगैरह होते हैं उनका कूटकरण, यानी उनसे संबंधित अपराध। ठीक है, इसमें आपको धाराएं दे रखी हैं, धारा 264 से लेके धारा 267 तक। अध्याय 12 होगा ना, 10, 11, 12, 13, अध्याय 13 धारा 264 से लेके धारा 267 तक। इसमें आपको कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि धारा 264 से 267 तक 3-4 जो धाराएं हैं, इनमें बस जो हमारे जो बाँट होते हैं उनकी से संबंधित अपराध, यदि कोई गलत बाँट यूज़ कर रहा है, कम वजन का है, मतलब किसी तरीके मतलब जिस धातु का बाँट होता है उसके अलावा किसी अन्य धातु का बाँट है, इस तरीके के। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है खोटे बाँट या माप का उपयोग करने का जो प्रावधान है उससे संबंधित जो अपराध हैं उनकी परिभाषाएं और उनसे संबंधित दंड, बस इतना ध्यान रखना है आपको। मतलब एक तरीके से जो अध्याय 13 है आपको बस उसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें खोटे बाँट, खोटे मतलब जो माप वगैरह है उससे संबंधित अपराध है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय 14। अध्याय 14 में है एक तरीके से, 1 मिनट में बता देता हूँ। अध्याय 14 में है लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध, और जो कि इसमें दे रखा अध्याय 268 से लेकर 294 तक। ठीक है, अब इसमें क्या है मतलब एक तरीके से जो लोक स्वास्थ्य है और जो सदाचार पर प्रभाव डालने वाले, जैसे सदाचार हमारी जो संस्कृति पे एक तरीके से जहाँ से प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित अपराध हैं। 294A तक इसकी व्याख्या की गई है धारा अध्याय मतलब 268 से लेके अध्याय 294A तक। ठीक है, अब अध्याय 268 में क्या लोक न्यूसेंस है। लोक न्यूसेंस क्या होता है, मतलब एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी मतलब ऐसे अवैध लोप का दोषी है। मतलब कोई एक तरीके से किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और इस व्यक्ति ने उसको छुपा लिया एक तरीके से, तो उसका लोप कर लिया या उसके अपराध का लोप कर दिया, तो उसको बोलते हैं न्यूसेंस। ठीक है, मतलब किसी के अपराधों का लोप करना या छिपा लेना न्यूसेंस कहलाता है। अब लोक न्यूसेंस होता है कि किसी ऐसे मतलब ऐसा अपराध जो कि लोगों के लिए हुआ, मतलब काफ़ी मात्रा में लोगों के हितों का हनन हुआ है, तो ऐसे अपराधी को छुपा लेना एक तरीके से लोक न्यूसेंस होता है, जो धारा 268 के अंतर्गत आता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऐसा ही आ सकता है। लोक न्यूसेंस की जो परिभाषा है वो किस धारा में दी गई, तो धारा 268। ठीक है, इसके बाद में धारा 292, ये 3-4 धाराएं हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको ध्यान देना है। 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। आपने अभी एक सीरीज़ आ रही की थी मस्त राम करके, उसमें शायद वो बुक्स वगैरह ही मतलब बेचा करता था, ऐसा कुछ था, अलग मैंने देखी नहीं बट सुना था। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो अश्लील पुस्तकें होती हैं एक तरीके से उनका मतलब मार्केट में उनको बेचा वगैरह जाता है, तो वो आ जाता है धारा 292 के अंतर्गत, वो अपराध होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे ये ऐसा काम हमारी संस्कृति पे प्रभाव डालता है या संस्कृति में उत्तेजक भावनाएं व्यक्त कर मतलब पैदा करता है, जिससे जो हमारी नवीन पीढ़ी है वो समय से पहले ही मैच्योर हो रही है, ऐसे करके जो भी आप समझ सकते हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद में धारा 293 और 94 में है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, यानी धारा 293 में है अश्लील वस्तुओं का विक्रय। आई होप क्लियर होगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। ठीक है, इसके बाद 294 में आ जाता है अश्लील गाने और अश्लील वीडियोज़, उनका मतलब उनको प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, बनाना, इस तरीके के जो अपराध धारा 294 आप सबको पता होगा। कल को आपके पास में इससे रिलेटेड बहुत से अपराध आएंगे, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। धारा 294 क्या है, धारा 292 में अश्लील पुस्तकों का विक्रय, 293 में अश्लील वस्तुओं का विक्रय, धारा 294 अश्लील वीडियोस, अश्लील गाना। एक तो ये साले भोजपुरी वालों, इन्होंने तो गदर मतलब पता ही गदर मचा रखा है। एक मैं वीडियो वो गाना कोई देख रहा था, बहुत ही मतलब बेहुदा था, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, बहुत भोजपुरी था शायद। ठीक है,
तो इसमें हो जाता है अश्लील गाने, अश्लील वीडियोस, अश्लील जो कार्य वगैरह है उनका से संबंधित अपराध धारा 254 में कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्लियर होगा एवरीथिंग। ओके, ये तो सबको ही क्लियर होगा, समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट इसकी धारा थी 294A सॉरी 294A क्या बोल रहा है, लॉटरी कार्यालय रखना। मतलब एक तरीके से जो लॉटरी वगैरह होता है ये एक जाल होता है सामान्य व्यक्तियों को फंसाने का, उनसे पैसे लूटने का। तो ये कभी भी सरकार ने लॉटरी को लीगल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे समाज में लॉटरीज वगैरह चलती हैं, तो इनका एक कार्यालय बनाया जाता है जहाँ जिसको मतलब एक तरह से लॉटरी कार्यालय बोलते हैं। तो उसको जो उसका जो मैनेजर है वो कहीं पे रख रहा है, कार्यालय बना रहा है, तो वो अपराध होता है धारा 294A के अंतर्गत। कल को इससे भी संबंधित अपराध आपके सामने आएंगे, तो ध्यान रखना एक बार, ठीक है। कुछ नहीं था, 268 लोक निषेध, 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय, 293 और 93 में तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुएं देना, 94 अश्लील वीडियोस बनाना, और 294 लॉटरी कार्यालय रखना। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय कौन सा आता है हमारा, 14 तक हो गया ना। अध्याय 14 के बाद में आ जाते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 में आता है हमारा धर्म से संबंधित अपराध। अब हालांकि इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराध। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी 3 धाराएं दे रखी हैं, सॉरी 4 धाराएं, धारा 295 से लेके धारा 298 तक, ठीक है, 4 धारा हैं। अब 4 धाराओं में धारा जो 295 है, धारा 295 ये बोलती है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से मतलब उपासना का जो स्थान होता है, जैसे मंदिर है या मस्जिद है, उसमें कुछ खंडन करना, उसको क्षति पहुंचाना। जैसे कि आप सबको पता होगा अभी डासना का एक चल रहा था विवाद, गाज़ियाबाद के पास में जो स्थान है डासना, वहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने मंदिर में घुस के कुछ तोड़फोड़ की थी ऐसा करके। तो वो धारा 295 के अंतर्गत वो जो मुस्लिम व्यक्ति है वो अपराधी होगा, क्योंकि उसने एक अन्य धर्म का व्यक्ति होते हुए किसी अन्य धर्म के जो उपासना का स्थान है उसमें गया और वहाँ पे जाके उसने मूर्तियों को खंडित किया, या एक तरीके से कहीं ना कहीं जो अन्य धर्म की भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचाने का कार्य किया था, ठीक है। तो वो हो जाएगा धारा 295 के अंतर्गत अपराधी। इसके बाद में आ जाता है धारा 296। धारा 296 में होता है धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। ये मतलब कहीं पूजा पाठ चल रही है, वहाँ पे किसी अन्य धर्म के व्यक्ति जाके कोई विघ्न डालने लगता है, मतलब एक तरीके से इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जांपल से समझ में आ जाता है। कानपुर में आज से लगभग 10-11 साल पहले दंगा हुआ था, जिसमें बारात निकल रही थी, यानी राम बारात निकल रही थी। तो राम बारात में जो गली से होकर निकल रही थी, तो वहाँ पे ऊपर से मुस्लिम समुदाय के महिलाओं ने या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस राम बारात के ऊपर तेज़ाब फेंकना शुरू कर दिया था। यानी एक तेज़ाब की बोतल्स थी और आग के जो कपड़े थे वो लपेट के। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने का बयान है, जो कि अपराध है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एक तरीके से नॉलेज के उद्देश्य से बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो उसमें उस बालक की, जो बालक राम बना था, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो राम बारात निकल रही थी वो सरकार द्वारा परमिशन थी उसकी, यानी कि वहाँ के प्रशासन द्वारा परमिशन थी। अब उस राम बारात जो निकल रही थी, यानी एक तरह से वो जो जमाव था उसमें विघ्न डाला गया अन्य व्यक्ति के, यानी अन्य धर्म के व्यक्तियों के द्वारा। तो धारा 296 के अंतर्गत वो सारे व्यक्ति अपराधी थे। हालांकि वो एक अलग केस है, मैं बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता था। आई होप क्लियर हुआ होगा। धारा 295 मतलब किसी अन्य उपासना गृह में जाके तोड़फोड़ करना, उनकी भावनाओं को क्षति पहुंचाना, इस तरीके से कुछ भी होता है। धारा 295। धारा 296 मतलब सरकार द्वारा परमिशन लिया हुआ मतलब धार्मिक जमाव है, उसमें विघ्न डालना। इसके साथ में आ जाता है एक इसके आगे की धारा 297। धारा 297 में बोला गया है मतलब सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण करना एक तरीके से। जैसे कि इसमें मोस्टली कब्रिस्तान शब्द का ही उपयोग किया गया है, क्योंकि कब्रिस्तान की जो ज़मीन होती है वो सरकार एलोकेट करती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो पूर्व सरकार थी उसने कब्रिस्तान की बहुत सारी भूमि को
का अधिग्रहण कर लिया था। मतलब एक तरीके से आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी शायद बनी है, वो भी उसका जो मोस्टली हिस्सा है वो या तो किसानों की ज़मीन पे है और सेकंड कब्रिस्तान की ज़मीन पे। ऐसा क्या होता है कि कब्रिस्तान के लिए जो ज़मीन कब्रिस्तान होती है, शमशान घाट होता है, वो ज़मीन सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। उस ज़मीन पे यानी कि कब्रिस्तान की ज़मीन को सरकार एलोकेट करती है, मतलब विशेष धर्म के समुदाय के लिए, मतलब विशेष समुदाय के व्यक्तियों के लिए, यानी मुस्लिमों के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, सरकार ने 10 बीघा ज़मीन मुस्लिम समुदाय को दी कि ये आपके कब्रिस्तान की भूमि है, या हिंदू समुदाय को दी कि ये आपके मतलब एक तरीके से अंत्येष्टि कार्यक्रम की ज़मीन है। अब वहाँ का जो लोकल लीडर था उसने क्या किया, 10 बीघा ज़मीन में उसने सोचा, या वहाँ का जो मैनेजर था कि यार जो ये काम हो रहा है, यानी अंत्येष्टि का कार्य हो रहा है, ये तो 5 बीघा ज़मीन पे भी हो सकता है या 2 बीघा ज़मीन पे भी हो सकता है, ये 10 बीघा है ना, मैं इसमें थोड़ा सा कब्जा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से वो व्यक्ति यदि कब्जा करता है तो धारा 297 के अंतर्गत वो व्यक्ति अपराधी होगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। धारा 295 किसी धर्म के का अपमान करने के उद्देश्य से कोई बयान देना, कोई भड़काऊ बयान देना या क्षति पहुंचाना 295 के तहत अपराधी। 296 में मतलब एक तरीके से जमाव यानी धार्मिक जमाव के विरुद्ध अपराध करना, ओके, या उनमें विघ्न डालना 296। 297 सीधा कब्रिस्तान या सरकारी अंत्येष्टि कार्यक्रम की ज़मीनों पे कब्जा वगैरह करना या अतिक्रमण करना 297, ठीक है। इसके बाद में 298 जो मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं कल आपको बताऊंगा धारा 299 से, जहाँ पे दिया गया मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, जैसे कि आप किसी का हाथ काट देते हैं, तेजाब किसी के मुंह पे फेंक देते हो, जो कि आप जब बन के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाए, क्योंकि आपको इससे भी संबंधित अपराध देखने को हर डेली मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अध्याय 10 में आपको सिर्फ 2 धाराएं पढ़ाई थी, 186, 188, ठीक है। इसके बाद में अध्याय 11 में था मतलब एक तरीके से सरकारी जो मतलब स्टाम्प वगैरह थे, ठीक है, सॉरी मिथ्या साक्ष्य थे। इसके बाद में अध्याय 12 सिक्कों से संबंधित अपराध या स्टाम्पों से संबंधित अपराध। अध्याय 13 वांटों और मापों से संबंधित अपराध। अध्याय 14 लोक शिष्टता पर प्रभाव डालने वाले अपराध, यानी कि हमारी संस्कृति पर प्रभाव डालने वाले, आपको हमने बताया था 291, 292, 93 और 294, ठीक है, वही अश्लीलता वाली, ठीक है। और अध्याय 95 धर्म से संबंधित अपराध, जिसमें मैंने आपको 3 धाराएं बताई, 295, 296, 297, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आपको बस उतना ही ध्यान रखना है और उतना पे ही फोकस करना है जितना मैं बता रहा हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, हालांकि लेने वालों ने तो ले लिया होगा, बट मैं फिर भी एक बार खोल दे रहा हूँ। चलिए एक बार ले लीजिए आप, यहाँ से था, दिख रहा ना आपको, ये लीजिए। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। हो गया, लीजिए, ठीक है। और जो धर्म से संबंधित के अपराध की मैंने 3 धाराएं पढ़ाई, वो आप लिख लेना, या आपने नहीं लिख क्योंकि इसमें मैंने लिखी नहीं है, वो आप वीडियो रिवाइज करके लिख लेना 295, 96, 97, ठीक है। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। कल के वीडियो में आपको बताऊंगा मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। ओके, बाय बाय।